हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नए बदलाव के साथ और नए प्रयोग के साथ इस समय हिमाचल प्रदेश में काम करने जा रही है। बहरहाल मेरे साथ बात करने के लिए इस समय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन सवाल कई हैं मेरे पास आपसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि आज जो नई कार्यकारिणी बनी है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से वो काम करेगी, कब से काम करना शुरू करेगी? 5 तारीख को मैंने पद ग्रहण करना है। उसके बाद हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। जो भी हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स है उन सबसे सुझाव लिए जाएंगे। जो जैसा जैसा वो सुझाव देंगे उस तरीके से उनको पद भी संभाले जाएंगे और जिम्मेवारियां भी संभाल ली जाएगी, ताकि हमारा कोई भी सीनियर लीडर, कोई भी कार्यकर्ता उसमें नजरअंदाज ना हो। सबको लगे कि हमको भी पूछ हुई है और हमारे को भी जिम्मेवारी दी गई। आप सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का प्रयोग हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार किया जा रहा है, जिसमें 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर अलग से तैनाती उनकी की गई है। सवाल ये है कि पंजाब में इस तरह का प्रयोग किया गया जो कि असफल रहा। हिमाचल प्रदेश में क्या आप देख रही हैं, यहाँ की राजनीति अलग कहा जाता है, पहाड़ की परिस्थितियां बेहद अलग हैं, इस तरह का प्रयोग आपको लग रहा है कि यहाँ पे सफल रहेगा? जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, आप सब जानते हैं कि वहां को और पंजाब को कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या पंजाब में रहा, क्यों उन्होंने वैसे मतलब वहां पर वो उस तरीके की कार्यकारिणी बनाई। पर मैं समझती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी जो नियुक्तियां हुई है, एक तो हमारे पास में बहुत कम है। प्रदेश अध्यक्ष को हर एक जगह जाना वो संभव नहीं हो पाएगा, तो कहीं कहीं इनको भेजा जाएगा जिम्मेवारी देकर कि वो भी सभी प्रदेश के हलकों में जाकर प्रदेश के लिए काम करना शुरू करें। आपको लग रहा है कि गुटबाजी इससे थम जाएगी? क्योंकि हमने देखा जब वीरभद्र सिंह भी थे तो वो इकलौते ऐसे नेता थे जो कि लगातार गुटबाजी को संभालते रहे। संतुलन जो है वो हमेशा बनाए जाने की कोशिश उन्होंने की। हमने देखा सरकार जब वो उनकी बनती थी उस समय भी सभी लोगों को मिलजुल कर जो है वो तैनाती दी जाती थी सरकार में, चाहे सीपीएस लगाने की अगर बात करें। आज ये नया प्रयोग जो किया गया है, सवाल ये है क्या इससे खींचतान आपको लगता नहीं कि ज्यादा बढ़ेगी? सब लोग जो है वो अपना अपना प्रभाव जमाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जबकि अध्यक्ष तो आप रहेंगी। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खींचातानी वाली बात होगी। ये बात जरूर है कि जब इनको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी तो वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। जैसा आपने बोला, वीरभद्र सिंह जी के समय में भी कुछ ऐसी बातें नजर आती थी और उन्होंने भी हर क्षेत्र के नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश की, सबको जिम्मेवारियां देने की कोशिश की, और जो कोई एक आधा छूट जाता था उनको भी सीपीएस बनाकर उनको भी मान सम्मान पार्टी में दिया जाता था। तो उसी तरह से हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ये प्रयास करेंगे कि किसी के मन में भी किसी तरह का कोई मनमुटाव ना रहे, कोई गिले शिकवे ना रहे। अगर किसी के मन में है तो उनके साथ बैठकर वार्तालाप की जाए, उनसे बैठ के बातचीत की जाए और उन इश्यूज को हम सुलझाने का कोशिश करेंगे। और उसी तरह से सभी जब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गुटबाजी या कोई किसी के मन में भी लगेगा कि हमारे को नजरअंदाज किया गया। अच्छा, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री का दावेदार कहते हैं और ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपको किस तरह से आप इस बयान को देख रही हैं? आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्या रहेगी? देखिए, जब वीरभद्र सिंह जी थे तो सबको लगता था कि वो इतना टॉल स्टेचर का व्यक्ति था कि उनके सामने कोई भी दावेदारी नहीं जताता था कि हम मुख्यमंत्री बनने चाहिए या हमें भी ये जिम्मेवारी सौंपी जाए। सब जानते थे कि नहीं, उनके आगे हम कहीं भी नहीं टिकते। अब उनके जाने के बाद ये बात ठीक है कि कई लोगों की आकांक्षा है, कई लोग ये समझते हैं कि हम सक्षम है, हम इस पद को ग्रहण कर सकते हैं, और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके मन में ये भाव हो सकता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जो विधायक है वो चाहेगा कि मैं मंत्री बनूं, जो मंत्री रहा वो चाहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो उसमें तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई हमें उसको गलत तरीके से देखना चाहिए। पर जहां तक जयराम जी ये कह रहे हैं कि 10-12 लोग, ठीक है, हर जिले से, उनका ये भी कहना है कि हर जिला से एक मुख्यमंत्री। दैट इज ट्रू।
एंड मे बी एक चाहता होगा हमको रिप्रेजेंटेशन मिले, एक सोचता होगा सिरमौर से बने, एक सोचता होगा चंबा से बने, एक सोचता होगा मंडी से बने। तो ऐसी प्रतिक्रिया चलती रहती है चुनाव के दौरान, और उसमें ऐसी ऐसी बातें सब नजर आती है। पर मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री का पद तो एक ही है, एक ही है। और जब वो पार्टी जीत जाएगी, जब हम इस इलेक्शन को जीतने के बाद जो विधायक दल के लोग होते हैं वो इस बात का निर्णय करते हैं कि किसको वो अपना लीडर चुनना चाहते हैं, और अंततः जब उनमें आपस में ये फैसला हो जाता है और इस बात को वो हाईकमांड के सामने रखकर, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट है, उनके सामने हम इस बात को रखेंगे और वो निर्णय करेगी कि किसके हाथ में इस बागडोर को सौंपा जाए। अच्छा, एक सवाल और है मैम, क्योंकि आम जनता के बीच में एक चर्चा बहुत जोरों से है। वो चर्चा आपके नाम को लेकर है कि प्रतिभा सिंह, पहले प्रतिभा सिंह लिखा करती थी, अब प्रतिभा वीरभद्र सिंह लिखती हैं। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो होना भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं हुआ? वीरभद्र सिंह के जाने के बाद आप इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, इस तरह की बातें जो है वो बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही हैं। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, मैंने नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन की और ना ही मैं इन बातों में विश्वास करती। काम है जो सबसे महत्वपूर्ण, जिस काम को देखते हुए लोग आपको लीडर चुनते हैं, लोग आपको, आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। ये नाम में एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना, ये ना हमारी डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द है, ना ही हम करना चाहते। ये तो एक लोगों के मन में वीरभद्र सिंह जी के प्रति एक श्रद्धा थी, एक आस्था थी, और लोग उनके नाम को जिंदा रखना चाहते हैं। ये उनके मन के ख्यालात है। तो वो सोचते हैं कि वीरभद्र सिंह का नाम ही है जिसकी वजह से मुझे भी इंपॉर्टेंस दी जा रही। व्हाट इज प्रतिभा सिंह? प्रतिभा सिंह नो, विदाउट वीरभद्र सिंह इज नथिंग। बट आज जो ये मेरे को इम्पोर्टेंस दी गई, आज मुझे ये पार्टी की जिम्मेवारी सौंपी गई, उसमें भी कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह जी का जो रोल रहा है, जो उनका नेतृत्व रहा है, जो उन्होंने पार्टी के लिए किया, उस बात को ध्यान में रखते हुए सभी वर्कर्स के मन में आज वीरभद्र सिंह जी आज भी जिंदा है। आज भी वो कहीं ना कहीं किसी के हृदय के कोने में बसे हैं, और सब चाहते हैं कि हम उनको कभी ना भुलाएं, क्योंकि उनका योगदान हिमाचल प्रदेश के प्रति बहुत रहा है। तो उन्होंने इस भावना को जागृत किया होगा कि जी उनके नाम के साथ अगर ये नाम जोड़ा जाए तो उनका नाम सदा जिंदा रहना चाहिए। ये लोगों की भावना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये इसलिए भी सवाल था क्योंकि बहुत सी ऐसी होर्डिंग्स थी जहां पर ये नाम जो है लिखा गया। बहरहाल, इसके अलावा नगर निगम शिमला के चुनाव हैं, हिमाचल प्रदेश जो है इस चुनावी वर्ष में है, 2 बड़े चुनाव जो हैं वो अब आ रहे हैं। किस तरह की तैयारी है चुनावों के लिए, क्या रणनीति है? देखिए, ये जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इसको जीतते हैं तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा और विधानसभा के लिए हमें और भी आसान हो जाएगा सरकार बनाना। तो मैं समझती हूँ इसमें भी 5 तारीख को जब ये पद ग्रहण समारोह के बाद हम लोग सभी सीनियर लीडर्स के साथ बैठकर ये चर्चा करेंगे कि किसको कहाँ की जिम्मेवारी दे जाए, कितने हमारे वार्ड है, किस किस को हम वहाँ पर तैनात करेंगे, कौन सीनियर लीड होगा, उनके साथ किसकी टीम होगी और किस तरीके से हम इस काम को करेंगे, उसके बारे में विचार किया जाएगा। और वैसे ही उनको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी जो इसको तन मन से काम करे और इस कॉरपोरेशन में कांग्रेस को भी जीत ले। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने ये बात रखी है इन दिनों, देखने के लिए मिले कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस कह रही है कि अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहला काम यही होगा कि पुरानी पेंशन बहाली को लागू किया जाएगा। किस तरह से, क्या स्वरूप इसका रहने वाला है? दिक्कतें बहुत सी है। इन्होंने मैं जब पिछली बार एमपी का इलेक्शन, मैंने उपचुनाव जीता, उस वक्त भी लोगों ने मेरे जहन में ये बात लाई और कहा कि आप जब पार्लियामेंट में जाएंगी तो आप पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को अवश्य उठाना, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे लिए बहुत महत्व रखती है और आप है जिससे हमको उम्मीद है कि आप इस बात को केंद्र सरकार के समक्ष रखेगी। मुझे समय नहीं मिला, मैंने हालांकि समय मांगा था। उसमें आप जानते हैं कि जब प्रश्नकाल होता है तो उसमें कुछ उनका बैलेट सिस्टम है, बैलेट सिस्टम के आधार से वो नाम आते हैं कि कौन आज बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। तो मैंने अवश्य दिया था पर मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला। उसका फिर ऑल्टरनेटिव भी होता है कि आप लिख के भी दे सकते हैं, आप मंत्री से भी चर्चा कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी चर्चा कर सकते हैं, उनके ध्यान में भी ला सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हम चाहते हैं कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। तो अब मैं समझती हूँ कि अब जो हमारा मानसून सेशन होगा उसके दौरान भी हम इस बात को उठाएंगे और अगर हमारे को वहां से लगता है कि हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ भी अगर हमारी सरकार बने तो हम अवश्य इस काम को सिरे चढ़ाएंगे।
चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं मैम, क्योंकि हम देख रहे हैं 4.5 साल का जयराम सरकार का कार्यकाल जो है लगभग खत्म हो रहा है। चुनावी वर्ष है, इस साल चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस पार्टी अब जिस तरह से इम्प्रूव कर रही है, और अभी बीते जो 4 उपचुनाव थे वो भी आपने जीते हैं। किस तरह से देख रही हैं आप चुनावी मुद्दों को, क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? वीरभद्र सिंह का एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हमने पहली मर्तबा देखा कि जयराम ठाकुर के लिए जो है वो रहेगा, और आपका इस बारे में क्या कहना है? और मुद्दों के ऊपर अगर बात करें तो क्या मुद्दे रहे? देखिए, मैं हर चुनाव के प्रचार के दौरान भी मैंने ये बात स्पष्ट की कि हम कभी भी मुद्दों की तलाश नहीं करते, जैसा कि बीजेपी करती है। चाहे उन्होंने क्षेत्रवाद की नारा दिया, उन्होंने जातिवाद का नारा दिया, उन्होंने तरह तरह के नारे समय समय पर लगाए हर इलेक्शन में, पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई मुद्दे की तलाश नहीं की, कोई नया नारा नहीं दिया। हमने कहा कि हमने विकास किया है, और विकास को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों के बीच में जाते हैं। वो विकास के कार्य हमारे को गिनाने नहीं पड़ते, लोग हमारे को बताते हैं कि देखो जी, ये कॉलेज कांग्रेस की सरकार की देन है, 10+2 कांग्रेस की सरकार की देन है, ये बिजली पानी कांग्रेस की सरकार की देन है, ये सड़कें जो आज घर घर तक बनी है कांग्रेस सरकार की देन है। तो उन्हीं आधार पर हम लोगों से वोट मांगते हैं कि ये काम है, अब आप देखो। जब मैंने अभी उपचुनाव लड़ा तो जैसा आपने कहा कि वीरभद्र सिंह का नाम हर जहन में, हर व्यक्ति के दिल में है, और लोग बड़े आदर और सत्कार से उनको आज भी याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। लोग उनको इतनी जल्दी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दिल से हर गरीब अमीर हर व्यक्ति के तक पहुंच बनाई, उनके दिल में स्थान बनाया, तो मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में भी ये जो हमारे चुनाव होंगे, लोग चाहेंगे कि इतनी जल्दी हम उनको नहीं भूल सकते। तो हम भी जब लोगों के बीच में जाते हैं, हम उन्हीं के कामों को गिनाते हैं कि उनके द्वारा ये काम किए। मैं नहीं समझती कि बड़े सालों तक हम इस बात को इतनी तवज्जो दे पाएंगे कि जी हम ये करेंगे। हम कर पाए या ना कर पाए, पर जो कर लिया, लोग बोलते हैं वो ही बहुत है, वो ही बहुत है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो हमने उन्हीं मुद्दों को रखते, मतलब उन्हीं विकास की बातों को रखते हुए लोगों से वोट मांगना है। और पिछली मर्तबा तो लोग ये भी कह रहे थे कि वीरभद्र सिंह जी ने जो काम किए हैं वो हमारे दर पीढ़ी, मतलब हमारे बच्चे क्या, हमारे आगे से आगे हम उनको याद रखेंगे, बिकॉज उसका बेनिफिट हर वर्ग को गया है। आप स्कूल की बात अगर ले, शिक्षा की बात अगर ले, तो आप जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही शिक्षा का विस्तार हुआ। और इस बात को अगर किसी ने माइन्यूटली देखा कि ठीक है, हम शिक्षा के लिए स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, पर ये इस बात को वीरभद्र सिंह जी ने देखा कि मेरी लड़कियां पीछे रह रही है, वो क्यों नहीं जा पा रही स्कूल, वो क्यों 10th के बाद क्यों अपनी एजुकेशन स्टॉप कर देती है। तो जब उन्होंने लोगों से बातचीत की, पता लगा कि 10+2 स्कूल नहीं है, तो उन्होंने एक टेन्योर में सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया होगा तो 10+2 स्कूल, चाहे वो रिमोटेस्ट ऑफ एरिया था, चाहे वो पांगी भरमौर का क्षेत्र हो, डोडराक्वार का क्षेत्र, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी उन्होंने 10+2 स्कूल इसलिए खोले कि लड़के तो चलो दूर भी चले जा सकते हैं, पर लड़कियों के लिए एजुकेशन फर्दर ले जाना, और लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी होनी चाहिए। अब मान लिया अब शादी ब्याह भी, अब वो जमाना तो नहीं रहा कि माँ बाप जान दे दें तो लड़की सारी उम्र उस घर में काट ले। क्या पता क्या हालात बनते, क्या परिस्थिति बनती है, माँ बाप सारी उम्र तो नहीं रहते। तो वो चाहते थे कि हर लड़की अपने पाँव पर तभी स्टेबल हो पाएगी, तभी खड़ी हो पाएगी जब वो वेल एजुकेटेड होगी। तो उनको एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, और मैं आज बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि हमारी लड़कियां हिमाचल प्रदेश, चाहे वो 10th के रिजल्ट है, 10+2 के रिजल्ट है, कॉलेजेस के रिजल्ट है, लड़कों को मात देती है, और इतने अच्छे उनके रिजल्ट रहते हैं। और आज आप देखो, कोई फोरम ऐसा नहीं है। एक दफा मुझे याद है, मैं चटगांव एक कॉलेज के फंक्शन में गई थी, तो मैंने बच्चों का वो एनुअल फंक्शन था, मतलब पास आउट हो रहे थे बच्चे, ऐसे ही जहन में आया, तो मैंने उनको पूछा जी आप क्या बनना चाहती है। कोई लड़की ऐसा नहीं थी जो ये बोल रही थी कि मैं गृहिणी बनूंगी, सभी के ड्रीम थे। किसी ने कहा मैं साइंटिस्ट बनूंगी, किसी ने बोला डॉक्टर बनूंगी, किसी ने बोला मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, किसी ने बोला मैं इसमें सिनेमा में जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मतलब हर बच्चे
को एक स्वप्न देखने का उन्होंने जो मौका दिया वो एजुकेशन की वजह से, बिकॉज नाउ दे आर वेल एजुकेटेड, तो आगे बढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो काम हुए हैं ना, इसीलिए लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनको याद रखेंगे। दूसरी बात जो आप देख रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों की आप बात देखो, जितने भी अस्पताल है, बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही किए गए, और जो उसमें कमियां रही, आज हम आईजीएमसी में जाते हैं, मैं अपनी बात करूं, चाहे मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊं, चाहे मैं किसी भी डेंटल के लिए जाऊं, या कोई भी काम होता है, तो लोग सबसे पहले ये बोलते देखो जी ये सारी मशीनें वीरभद्र सिंह जी के द्वारा उनके कार्यकाल में हमको मिली। एक एक मशीन करोड़ों की उसकी कीमत है कि उनके कार्यकाल में ये लगी। तो आज इतना बेनिफिट जो पेशेंट्स को मिल रहा है वो बिकॉज ही ड्रीम्ड सो हाई, ही थॉट सो हाई कि नहीं हमारे बच्चे, हमारे लोग गरीब है, वो कहाँ पीजीआई जाएं, कहाँ एम्स जाएंगे, तो यहाँ ही ये फैसिलिटी मैं तैयार करूं। आज आप आईजीएमसी में जाके देखो, रिपन अस्पताल कितना बड़ा बना दिया, आप उसको देखो। गांव में भी अगर आप देखेंगे, रामपुर में कितना बड़ा अस्पताल, 100 बेडेड हॉस्पिटल वहां भी बना है, और उनके कार्यकाल में वहां भी इसी तरह के की जो चाहे एक्सरे की मशीन है, अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ये सारी मशीनें लगाई गई कि गरीब आदमी को दिक्कत ना हो और वो अपना उपचार करा सके। लेकिन मैम ये चीजें बीजेपी को तो नहीं दिखती हैं, क्योंकि अभी जेपी नड्डा जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो शिमला आए थे कुछ दिन पहले, और यहाँ पर आकर वो जनसभा में ये कहकर गए कि कांग्रेस ने तो छीनने का काम किया है और बीजेपी ने जो है वो देने का काम किया है। आप तो बहुत बातें गिना रही हैं, क्या उनको ये विकास दिखाई नहीं देता क्या? आप देखें जो नेर चौक में मेडिकल कॉलेज बना है वो किसकी देन है? क्या छीनना इसमें? ये तो केंद्र में जो हमारी यूपीए की सरकार थी, मुझे याद है उस टाइम भी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो हमने लोगों ने कहा जी हमारे गरीब लोग हैं, मंडी से दूर दूर से आते हैं, उनको चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते हमारे मरीजों की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए। तो हमने ये बात को उठाया था केंद्र में, और उन्होंने हमको ये इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नेर चौक में यूपीए सरकार ने दिया। ये किससे छीना हमने? यूपी की सरकार की देन। उसी तरह से हमने आईआईटी की मांग की कि एक आईआईटी, 8 आईआईटी पूरे भारतवर्ष में थी, 9वीं आईआईटी केंद्र की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने हमको कमांड में दी, द्रंग क्षेत्र में। आज वहां पर केवल हिमाचल प्रदेश के बच्चे ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से बच्चे और विदेश से भी बच्चे आ रहे। अभी मैंने उसको बढ़ने के बाद मुझे वहां मौका मिला, उस क्षेत्र से मैं जर्नी कर रही थी, तो मैं हैरान हुई कि एक शहर जैसी शक्ल आ गई है उस एक छोटे से कस्बे की। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितना काम, कितना उसमें विस्तार हुआ है। दैट इज ऑल ड्यू टू यूपीए गवर्नमेंट, है ना। तो ये हमने छीना तो किसी से नहीं, हमने ये मांग केंद्र से, मैं हूं इस बात की साक्षी कि कौल सिंह जी ने मुझे कहा था कि जब ये बात वहां पर हमने रेज की तो उन्होंने कहा जी हमको इतनी भूमि चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। तो माननीय वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा आप पता सता करो कि कहाँ इतनी जमीन है। तो कौल सिंह जी ने कहा कि जी हमारे पास है, कमांड में इतनी भूमि है, सरकारी मतलब लैंड है, तो वहां आप इसको खोल सकते हैं। तो जब वो उपलब्ध हुई वो लैंड, तब जाकर वहां पर खिला, आप खुद जाके देख सकते हैं। वो हमने बीजेपी से तो नहीं छीना, हमने केंद्र सरकार के समक्ष ये बात रखी, उन्होंने हमको दी। उसी तरह से देखो आप रोहतांग टनल की बात मैं आपको कह रही हूँ, मैं फिर बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी से पूछती हूँ, ये हमने किससे छीना? बीजेपी से तो नहीं छीना, आप भी करते, आपकी सरकारें भी रही, धूमल आपके मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी आपके मुख्यमंत्री, किसी ने क्यों नहीं ये बात केंद्र सरकार तक गई? उस टाइम वाजपेयी जी आपके प्रधानमंत्री थे, मनाली तक आते थे, क्यों नहीं किसी ने ये बात रखी? ये बात उस वक्त भी मैं एमपी थी जब मैंने ये रोहतांग टनल की बात केंद्र सरकार के समक्ष रखी। जितने भी हमारे वहाँ के लीडर्स थे, चाहे वो हमारे एमएलए थे, एक्स एमएलए थे, जिला परिषद के लोग थे, उनका सबका डेलीगेशन आया और हम जाकर सोनिया गांधी जी से मिले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिले। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको? हमने कहा जी इंदिरा गांधी जब आया करती थी तो लाहौल स्पीति तक जाती थी। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था, वहाँ के लोगों से बैठी बातचीत की उन्होंने, और उन्होंने पूछा आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? बोला जी हमारे पास उस टाइम तो मोबाइल का जमाना भी नहीं था। तो लोगों ने कहा कि जी हमारे को बहुत दिक्कत आती है, हम 6 महीने के लिए कट जाते हैं, 6 महीने बर्फबारी की वजह से ना हम आ सकते ना जा सकते, और जो हमारे बाहर है उनके बारे में भी हमारे को पता नहीं होता कि मरे कि जिए कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा आप बताओ क्या करूं मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे को टनल बना दो एक। बोल कितनी लंबी टनल बनेगी?
कि जी 8 किलोमीटर की। उसके बाद दुखद बात यह हुई कि वो हमारे बीच में नहीं रही। राजीव गांधी जी भी इस बात के बारे में जानते थे और वो जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने भी इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, फिर वो भी नहीं रहे। फिर जब ये यूपीए की सरकार बनी, सोनिया गांधी जी बनी, तो हमने उनको डिटेल में बताया कि मैडम ये इंदिरा गांधी का स्वप्न था, वो चाहती थी ये काम को। तो मनमोहन सिंह जी के पास गए, ही वॉज सो हेल्पफुल एंड ही सेड कि मैं इसके लिए सारा पैसा हमारा केंद्र सरकार देगी। फर्स्ट किश्त में उन्होंने 1355 करोड़ और एक टीम बाहर से आई जिन्होंने ये टनल का काम शुरू किया। अब बनकर तैयार हुई है। अब फिर पूछूंगी मैं जेपी नड्डा जी से, क्या छीनना? आपने छीन लिया। हमारी वहां पर प्लेट लगी हुई थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्लेट लगी थी। उस टाइम धूमल जी मुख्यमंत्री थे, धूमल जी थे, वीरभद्र सिंह जी थे। उसके शिलान्यास के लिए सभी आए थे, सोनिया गांधी जी भी आई थी, उनकी नेम प्लेट लगी थी। आज आप जाओ, दैट नेम प्लेट इज नॉट देयर। इट इज बीजेपी गवर्नमेंट हु हैज रिमूव्ड इट, क्योंकि जब इनको मौका मिला उसका उद्घाटन करने का तो आगे जी मोदी जी उसका उद्घाटन, ठीक है, ही इज प्राइम मिनिस्टर, उनका बनता है, वो कर सकते हैं, पर किसी का किया हुआ काम तो नहीं आप मिटा सकते ना। अब वो भूल गए कि इसके लिए सारा पैसा केंद्र सरकार ने दिया था और कितनी उन्होंने हमारी मदद की। किस ठीक बोलते कि इन्होंने इस काम की शुरुआत की, इनकी प्लेट भी रहने दी जाए और हम भी आगे इसका उद्घाटन करते। हमारी नेम प्लेट आज वो प्लेट हटाई हुई है। आज वहां पर अगर उस नाम भी, उस रोहतांग, वहां पर एक गांव है जिसके नाम से वो रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती थी, तो आज उन्होंने उसका नाम भी अटल टनल रख दिया। तो ये बातें लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि जो काम केंद्र की सरकार ने और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किए हैं कांग्रेस की सरकारों ने, उससे लोग भली भांति परिचित है। ये बोलना कि हमारे छीन लिए, ये लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, दे अंडरस्टैंड कि किसने किया है किसने नहीं किया। अभी की मैं हाल की आपको बात सुनाऊं। अब लोग बोलते हैं, मेरे से कितने पत्रकारों ने ये प्रश्न किया कि जी अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट बोलती है हम तुम्हारे को मुफ्त बिजली दे देंगे, मुफ्त ये दे देंगे, मुफ्त वो दे देंगे। है नहीं है प्रलोभन तो क्या है? अब कर रहे आप बात, जब 4 साल 5 साल आपके कंप्लीट हो तब आप प्रलोभन दे रहे हैं, ये लोगों को ठगाने का काम कर रहे हैं। आपको पता अगली सरकार कांग्रेस की अगर बन गई तो हमारे सिर से तो ये बेड़ा, मतलब हमारे सिर का बोझ तो हट जाएगा। आपने अगर करना था, वाकई आप इंटरेस्टेड होते तो आपने तब इस काम को शुरू करना था जब आपकी सरकार बनी थी, तब देते आप ये मुफ्त बिजली देते, मुफ्त राशन देते, मुफ्त ये अस्पताल की फैसिलिटीज देते, तो लोग खुश होते कि जी हाँ बीजेपी की सरकार ने ये काम किया। आज तो आप केवल मात्र उनको लुभाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि लोग अब वो लोग नहीं रहे कि सीधे साधे भेड़ चाल जैसे लोग नहीं है कि जो उनको हाँक दिया और उधर को आप उनको कर सकते हैं। अब लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। अब तो इतना मीडिया के द्वारा इसका प्रचार प्रसारण किया जाता है, एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है, किसने किया है। तो जहां तक कांग्रेस की बात है, आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी विकास में कोई कमी नहीं रखी। तो ये बात ठीक है कि उस वक्त इतना हमारे पास साधन नहीं हुआ करते थे जो आज उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश एक छोटी सी स्टेट थी, ज्यादा इसको महत्व नहीं दिया जाता था। ये तो हमारी खुशकिस्मती रही कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व था जैसा इंदिरा गांधी जी थी। तो जब भी वीरभद्र सिंह जी उनके पास गए, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं थे जहां जाकर हम बोल सकते थे कि जी हमने ये काम करना, हमारे को पैसे की कमी है, आप हमारी मदद करें। पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब थी प्रधानमंत्री, तो आर्थिक तौर से अगर वो मदद ना करती तो आज ये नक्शा जो हिमाचल प्रदेश का हम देख रहे हैं वो ना होता। उनकी मदद से हमने गांव गांव में सड़कें पहुंची है, गांव गांव में हमारे पास जो फैसिलिटी आज आप देख रहे हैं वो कांग्रेस की सरकारों की देन है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार रही। चलिए, इसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये भी है मैम कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होगा। कई तरह के सवाल जो हैं वो इस बाबत पूछे भी गए आपसे, मीडिया की तरफ से भी। मेरा सवाल ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि पूर्व के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी भी उनको अहम जिम्मेवारी मिली है, वो कहते हैं कि इस कार्यकारिणी के बीच में से ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। मैम आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए जी, ये बात सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री कोई ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू बन जाए
या कोई छोटी सी जिम्मेवारी किसी को दे दें और मैं ही बोल दूं कि जी मेरे को बनाया तो मैं ही बन गई मुख्यमंत्री, दैट इज नॉट पॉसिबल। आखिरकार सभी को पता है ये प्रक्रिया होती है, पहले तो आप गवर्नमेंट को बनाओ, पहले तो आप कांग्रेस के नेताओं को जिताओ, जिन जिन को टिकट दिया है वो जीत कर आएंगे, फिर ये होता है कि बीजेपी के इतने आए, कांग्रेस के इतने आए, जिसका जिनके ज्यादा विधायक होगा ऑब्वियसली दे विल क्लेम, वो बोलेंगे जी हमारे विधायक ज्यादा, हमारी सरकार बनेगी, फिर उसमें वो गठजोड़ चलती है, कोई बोलता है जी नहीं नहीं ये हमारा है ये तुम्हारा है, करते कराते इवेंचुअली जब वो बात थोड़ी सेटल होगी तो लोग निर्णय करेंगे कि नहीं जी हमारे पास विधायक ज्यादा, सरकार हमारी बनेगी। आपको लगता है और कि इस बात को लेकर वो गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर के पास अपनी मेजोरिटी दिखाते हैं कि नहीं सर ये देखो हमारे इतने विधायक है, वी फॉर्म द गवर्नमेंट, तो ओके व्हेन दैट वो जो प्रोसेस चलता है उसमें एक नाम चुना जाता है, जब सारे विधायक बैठ के ये तय करते हैं कि हम में से कौन मुख्यमंत्री होगा। मेरे को ज्यादा इसमें इतनी पहले क्योंकि नहीं था, ऐसा माहौल नहीं था जब वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, बिकॉज ही वाज सच ए टॉल लीडर, तो उनके सामने कोई हामी नहीं भरता था कि जी मैं आऊंगा मुख्यमंत्री, वो मान के चलते थे कि ही विल बी द चीफ मिनिस्टर। अब ये परिस्थिति हो गई है, उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि कौन होगा। अब जो सीनियर लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि जी हमारी बनती है, हम बढ़ेंगे, विच इज नॉट रॉन्ग, उसमें क्या बुरी। जो विधायक बनेगा वो मंत्री बनने की चाह रखता है, जो मंत्री बन गया वो मुख्यमंत्री बनने की चाह रखता है, इसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं। अब ये देखा जाएगा कि एरिया वाइज किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन होगा ऐसा सक्षम जो पूरे प्रदेश में सरकार चला सके, तो वो जब विधायक लोग आपस में तय कर लेते हैं फिर हाईकमांड तक ये बात जाती है और हाईकमांड तय करता है कि किसको हम प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। तो ये थी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह, और इनका साफ तौर पर कहना है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो सत्ता में जरूर आएगी, बीजेपी को आईना जनता जरूर दिखाएगी, लेकिन इसके साथ साथ कई तरह की बातों पर खुलकर बातचीत जो है वो आज जनता टीवी से इन्होंने की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।